मेरा नाम काजल है और मैं एक मिडिल क्लास घराने में पैदा हुई थी। मेरे पापा पुलिस में थे। थोड़ी तनख्वाह थी और तनख्वाह से ज्यादा ऊपर का पैसा आ जाता था। इसीलिए घर में पैसों की खूब भरमार थी। किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बल्कि जरूरत से ज्यादा सब कुछ था। वो कहते हैं ना, जितना ज्यादा मिलता है इंसान उतना ही लालची होता जाता है। यही हाल मेरी मम्मी का था। मम्मी को हमेशा ज्यादा से ज्यादा चाहिए होता था। हर चीज उन्हें कम ही लगती थी। मेरी दादी अक्सर मम्मी को समझाती ही रहती थी और फिर रोज वही होता था कि दादी अपनी बेइज्जती करवाकर कमरे में बैठी रो रही होती थी। मैंने कई बार दादी से कहा कि मम्मी को उनके हाल पर छोड़ दें, लेकिन सास वाली जिद दादी में भी जाग जाती थी और फिर दोनों सास बहू घर को जंग का मैदान बना देती थी। मम्मी को हर चीज ज्यादा चाहिए थी और दादी फायदे नुकसान, ईमानदारी बेईमानी की जगह सही गलत की कमाई, इन सब का फर्क समझाती रहती थी। मगर हमारे घर में सही कमाई तब आती ना जब मम्मी उस पर राजी होती। गलत कमाई हो भले, लेकिन ज्यादा होनी चाहिए, बस यही मम्मी का उसूल था। जो भी हो, मेरे दादा भी पुलिस में थे और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाते हुए गुजारी थी और फिर किसी बदमाश की गोली का निशाना बनकर शहीद हो गए थे। कहते हैं ना, शहीद के घर वालों में बहुत हिम्मत होती है। मेरी दादी में भी बहुत हिम्मत थी। अपने पति को खोकर भी उन्होंने अपने इकलौते बेटे यानी मेरे पापा को भी उसी रास्ते पर चलने की सीख दी थी। दादी बताती थी कि जब तक मेरे पापा की शादी नहीं हुई थी, वो माँ के कहने वाले और देश के लिए वफादार थे। लेकिन शादी के बाद ना वो उधर के रहे ना इधर के। शादी पापा ने अपनी पसंद से की थी, इसलिए मम्मी के नखरे भी खूब उठाए। मम्मी बातों से मानने वाली औरत नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि जो वादे किए हैं चांद तारे तोड़ लाने के, वो पूरे करो। अब चांद तारे भी अगर सोने चांदी के मांग लिए जाएं तो आदमी क्या करे। पापा मोहब्बत में अपनी परवरिश और अपने पिता की कुर्बानी तक भूल गए और रिश्वत लेना शुरू कर दिया। ईमानदारी की कमाई से सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती थी, लेकिन ऊपर का पैसा आया तो रोटी के साथ जिंदगी भी बदल गई। हम दोनों भाई बहन इसी छोटे से घर में पैदा हुए थे और अपनी जिंदगी के 4 साल उस छोटे से बगीचे वाले घर में दादी की कहानियां और मम्मी के हर वक्त के लड़ाई झगड़े सुनकर बड़े हुए थे। पापा तो जैसे हमारे गाय थे, मगर सिर्फ हमारी मम्मी के सामने। कड़क पुलिस वाला घर में बिल्कुल चुप और दबा हुआ बन जाता था। ईमानदारी के पैसों से बड़ा घर और अच्छा खाना पहनना नहीं मिला तो बीवी बच्चों के छिन जाने का डर भी लगने लगा था। इसीलिए सब कुछ भुलाकर पापा ने ईमानदारी की कमाई को छोड़ दिया और गलत पैसों में खेलने लगे। देखते ही देखते हमारा खाना बदला, फिर घर बदला और फिर पूरा लाइफ स्टाइल ही बदल गया। दादा के छोटे से घर से उठकर हम पापा के नए बड़े बंगले में आ गए थे, जहाँ सबके अपने अलग अलग कमरे थे। मैं तो इसी बात से खुश थी कि अब दादी और छोटे भाई अनुज के साथ नहीं सोना पड़ेगा। वो बड़ा सा घर मुझे बहुत अच्छा लगा था और उससे भी ज्यादा अच्छा मुझे मम्मी का बंद मुंह और मुस्कुराते हुए चेहरे लगे थे। मुझे लगा अब मम्मी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगी और हम पर गुस्सा भी नहीं करेंगी। लेकिन मम्मी को तो सारी दुनिया एक साथ चाहिए थी। ज्यादा मिला तो उससे भी ज्यादा के लालच दिल में आ गया और फिर से वही रोना शुरू हो गया कि इतनी मोहब्बत के वादे किए थे और दिया कुछ भी नहीं। जाने और क्या चाहिए था मम्मी को। दूसरी तरफ दादी अपने कमरे में बैठकर भगवान का नाम लेती रहती थी और प्रार्थना करती रहती थी। वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी कि इस बुढ़ापे में जाती कहाँ। उन्हें पापा की गलत कमाई से इतनी नफरत थी कि उन्होंने अपना खाना पीना भी अलग कर लिया था। दादा की पेंशन आती थी, जिससे दादी अपनी जरूरतें पूरी करने लगी थी। पापा को देख भी लेती तो मुंह फेर लेती थी और अगर पापा पैसे देने की कोशिश करते तो गुस्सा हो जाती थी और फिर घर में झगड़ा शुरू हो जाता था। जब पापा बीच में से निकल जाते तो दादी और मम्मी आमने सामने आ जाती थी। जिंदगी सास बहू के झगड़ों से कभी दिलचस्प लगती थी और कभी कभी मैं बहुत परेशान भी हो जाती थी। मुझे अपनी मम्मी का स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पैसों के पीछे भागने वाला इंसान न खुद खुश रह पाता है और ना ही अपने आसपास के लोगों को रहने देता है, और यही हाल मम्मी ने हमारा कर रखा था।
मैं दूसरी लड़कियों की माँओं को देखकर जलने लगी थी, जो बहुत नरम और प्यार से बोलने वाली होती थीं, जिनमें ममता भरी होती थी, मगर मेरी मम्मी में तो ऐसी एक भी बात नहीं थी। पापा ने बड़े-बड़े लोगों की चापलूसी भी शुरू कर दी थी, इसलिए उन्हें तरक्की भी मिलती चली गई। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से एसएचओ और फिर कब डीएसपी बन गए पता ही नहीं चला। इस सफर में बहुत कुछ बदल गया था। पापा की सरकारी सुविधाएं भी बढ़ गई थीं और साथ ही ऊपर का पैसा भी ऐसे मिलने लगा था जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं। पापा दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे थे और दादी से दूर होते जा रहे थे। मम्मी को खुश करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की थीं, लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें कभी खुश नहीं कर पाए थे। मेरी मम्मी कोई बहुत अमीर खानदान से नहीं थी कि बिना पैसे के रह न सकती, लेकिन वो एक ऐसे परिवार से जरूर थीं जिनके खून में पैसों की लालच भरी हुई थी। पापा की आधे से ज्यादा कमाई तो मम्मी के मायके चली जाती थी, कभी मदद के नाम पर तो कभी उधार के नाम पर, लेकिन वापस कभी नहीं आती थी। अगर कुछ मिलता भी था तो वही ताने कि इससे अच्छा दामाद भी मिल रहा था, काश हम उसे मान लेते। मुझे मम्मी के मायके वाले कभी अच्छे नहीं लगे और ज्यादातर वक्त मैं अपनी दादी के साथ ही बिताना पसंद करती थी। मम्मी के लड़ाई झगड़े वाले स्वभाव की वजह से मैं और अनुज उनसे बहुत दूर हो गए थे। मैंने दादी में अपनी दुनिया ढूंढ ली थी और अनुज तो लड़का था, वो घर से बाहर निकल जाता था। घर के माहौल का उस पर इतना असर हुआ कि इतनी छोटी उम्र में ही उसे घर से ज्यादा बाहर की दुनिया अच्छी लगने लगी थी। वो ज्यादातर वक्त घर से बाहर ही रहता था। दादी बेचारी ठीक से चल भी नहीं पाती थी, उसे कहाँ ढूंढती फिरती, और मम्मी अपनी मौज मस्ती से फुर्सत पाती तो उन्हें बस इतना पता होता कि उनका बेटा घर से बाहर रहता है, जो कभी भी किसी मुसीबत में पड़ सकता है। पापा को अपनी नौकरी और फिर मम्मी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी कि वो अपने बच्चों के लिए वक्त निकाल पाते, जिसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला था। माँ बाप जैसे होते हैं ना, उनके बच्चे भी कभी कभी वैसे ही बन जाते हैं, जैसे अनुज बनने लगा था। वो सिर्फ 13 साल का था, मगर रात को देर से घर आता, सारा दिन पड़ा सोता रहता, स्कूल से आए दिन गायब रहता। एक रात पापा घर वापस आए तो उनके साथ अनुज भी था। उसका सिर झुका हुआ था और आंखों में ढेर सारे आंसू थे। वो बहुत रो रहा था और पापा इतने गुस्से में थे जैसे अभी अनुज को जान से मार देंगे। उस दिन पापा ने घर में बहुत हंगामा किया था और पहली बार मम्मी से भी लड़ पड़े थे। मम्मी और पापा दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि उनका 13 साल का बेटा एक बदनाम जगह पर पकड़ा गया था, और वो भी नशा करते हुए। वो पूरी रात हम में से कोई नहीं सोया था। सुबह तक पापा इस फैसले पर पहुंच गए थे कि अनुज को हॉस्टल भेज देंगे, जहां उस पर सख्त नियम होंगे ताकि वो और ज्यादा ना बिगड़े। जो काम मम्मी पापा को खुद करना चाहिए था, वो जिम्मेदारी उन्होंने हॉस्टल पर डाल दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त थे। मैं अनुज के लिए बहुत परेशान थी और जब वो जा रहा था तो मैं बहुत रोई थी, मगर उसे जाना ही था। पापा उसे अब घर में नहीं रखना चाहते थे। अनुज चला गया तो मुझे अपना घर भी अजीब सा लगने लगा। मैं अपने ही घर में डर डर कर रहने लगी थी कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए और पापा मुझे भी हॉस्टल ना भेज दें। अगर दादी ना होती तो शायद मैं भी कब की हॉस्टल भेज दी गई होती, लेकिन दादी के बिना मेरा रहना मुमकिन नहीं था। मैं उनकी इतनी आदी हो चुकी थी और दादी भी मेरे ही सहारे पर जी रही थी। उनकी दवाइयों और आराम का मैं खास ध्यान रखती थी ताकि वो लंबी उम्र जिए, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं भी टूट जाती। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा, लेकिन मम्मी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। अनुज के दूर जाने के बाद भी मैंने उनके अंदर कोई फर्क महसूस नहीं किया और ना ही लगा कि उन्हें अनुज की याद आती है। वो तो अपनी ही जिंदगी में व्यस्त रहती थी। अनुज कभी कभार घर आता तो मम्मी पापा के पास कुछ मिनट से ज्यादा नहीं बैठता था और मुझसे तो मिलने में भी हफ्तों निकल जाते थे। मम्मी की सोशल लाइफ और पैसा ही उनके लिए सबसे जरूरी था। पैसे के घमंड में वो किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। घर के नौकर तक उनसे परेशान रहते थे। छोटी छोटी बातों पर वो सामने वाले को इतना सुना देती कि बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाता, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब थे। मम्मी की एक और बहुत खराब आदत थी, दिखावे का दान पुण्य करना।
अपने घर के नौकरों को वो 1 रुपया भी ठीक से नहीं देती थी, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए बड़े बड़े आश्रमों और संस्थाओं में लाखों रुपए दान कर देती थी। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और वक्त गुजरता गया। उन दिनों मैं यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में थी जब अनुज का 12वीं का रिजल्ट आया और फिर वो वापस घर आ गया। जब वो घर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो घर लौटकर खुश है, लेकिन उसकी खुशी की वजह घर नहीं बल्कि कुछ और थी। पापा ने उससे कहा कि अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे अमेरिका भेज देंगे। ये सुनकर उसने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर पापा का गुस्से से बुरा हाल हो गया और मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मम्मी ने उसकी बात को ऐसे सुना जैसे उसने बहुत अजीब बात कह दी हो। उसी दिन मुझे पता चला कि अनुज की खुशी की असली वजह क्या थी। उसने कहा कि अगर वो अमेरिका पढ़ने जाएगा तो उससे पहले शादी करना चाहता है। पापा गुस्से से चिल्ला पड़े, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अपनी उम्र देखो और कैसी बातें कर रहे हो। पापा ने कभी अनुज से प्यार से बात नहीं की थी। बचपन से ही वो उससे ऐसे बात करते थे जैसे वो कोई गलती करने वाला कैदी हो। अब वो जवान हो चुका था, लेकिन पापा का रवैया वही था। मगर अनुज भी अब बड़ा हो चुका था। उस उम्र में था जहां छोटी सी बात भी दिल पर लग जाती है। अनुज ने गुस्से में कहा, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं अब बच्चा नहीं रहा पापा। मैं 18 साल का हो चुका हूँ। शादी करना मेरा हक है। मैं शादी करके अपनी पत्नी को अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। इतने साल हॉस्टल में रहने के बाद उसके अंदर बहुत सारी बातें जमा हो गई थी जो अब बाहर निकल रही थी। मम्मी ने ठंडी आवाज में पूछा, कोई लड़की पसंद की है तुमने? कहाँ की है? उसके माँ बाप कौन हैं और उसका स्टेटस क्या है? मुझे पता था मम्मी ऐसा ही पूछेंगी। उनके लिए इंसान की अच्छाई नहीं, उसका स्टेटस ज्यादा मायने रखता था। अनुज ने सीधा जवाब दिया, उसके माँ बाप नहीं हैं और कोई खास स्टेटस भी नहीं है। वो रेड लाइट एरिया में रहती है। ये सुनते ही पापा का हाथ उठा और जोरदार थप्पड़ अनुज के चेहरे पर पड़ गया। मम्मी ने मुंह पर हाथ रख लिया और हैरानी से अनुज को देखने लगी। उन्हें इस बात से ज्यादा झटका लगा था कि अनुज ने एक बदनाम इलाके की लड़की को पसंद कर लिया था। पापा गुस्से में बोले, तुम्हें होश भी है क्या? बोल रहे हो? हमारा नाम खराब करोगे। समाज में हमारी इज्जत है और तुम उसे मिट्टी में मिलाना चाहते हो। तुम्हारी शादी उस लड़की से किसी हालत में नहीं होगी। मम्मी भी गुस्से में चिल्लाईं, लेकिन अनुज ने उनकी तरफ देखकर साफ साफ सिर हिला दिया। उसकी आंखों में बहुत दर्द था। वो बचपन से ही अपनों से दूर रहा था, लेकिन जब दिल की बात आई तो उसने सबसे पहले अपने घर वालों को ही बताई थी। मगर बदले में उसे समझने की बजाय उसका दिल बुरी तरह से तोड़ दिया गया। मैं अभी अमेरिका नहीं जा रहा, वो कड़ाई से कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। मैं उसके पीछे ही गई, उसे समझाने और तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। जिन बच्चों को माँ बाप की तवज्जो नहीं मिलती, उनकी पर्सनैलिटी अंदर से टूटने लगती है, जैसे अनुज की हो चुकी थी। अपनी ही दुनिया में खोए रहने वाले मेरे मम्मी पापा ने हमें सब कुछ दिया था, पैसे, सुख सुविधाएं, बड़ा घर, लेकिन वो चीज नहीं दी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपना वक्त और प्यार। मुझे और अनुज को उनकी तवज्जो चाहिए थी, जो कभी नहीं मिली। उस दिन अनुज बहुत टूट चुका था और किसी से बात भी नहीं करना चाहता था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और गुस्से में मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं उसके लिए बहुत परेशान थी। मैंने दादी को भी सारी बात बता दी, बस वो तवायफ वाली बात नहीं बताई, बाकी सब कुछ बता दिया। ये सुनकर दादी भी सिर पकड़कर बैठ गई थी। वो भी चाहती थी कि अगर अनुज किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो उसकी शादी हो जाए, लेकिन मुझे पता था कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मगर मेरे मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगे। शायद अनुज भी इस बात को अच्छे से समझता था। उसी रात वो मेरे पास आया और मेरी गोद में सिर रखकर काफी देर तक लेटा रहा। उसने मुझसे बहुत सारी बातें की। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था जैसे मेले में खो जाने के डर से कोई बच्चा अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लेता है। उसकी बातों में एक अजीब सी उदासी और डर था। उस रात हम दोनों भाई बहन ने अपने अपने दुख एक दूसरे से शेयर किए थे और हैरानी की बात ये थी कि हमारे दुख लगभग एक जैसे ही थे।
मैं उससे बड़ी थी, इसलिए मैं खुलकर रो भी नहीं सकती थी। मैं बस उसे हिम्मत देती रही। हमारी सगी माँ ने कभी माँ बनकर हमारा साथ नहीं दिया, तो मैंने किसी तरह माँ के बिना जीना सीख लिया था। लेकिन अनुज के लिए मैं खुद ही माँ बन गई थी। वो मुझे बिल्कुल मेरे बच्चों जैसा लगता था, जिसकी हर ख्वाहिश मैं पूरी कर देना चाहती थी। लेकिन जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। जैसे उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। बात करते करते ही मेरी आंख लग गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो अनुज वहां नहीं था। मैंने सोचा वो अपने कमरे में चला गया होगा। मैं फ्रेश होकर नीचे आई, नाश्ता किया और फिर यूनिवर्सिटी चली गई। जब वापस घर आई तो मेरा बहुत मन था कि मैं अनुज के साथ बैठकर खाना खाऊं। मैंने नौकर से कहा कि उसे बुला लाए, लेकिन उसने जो मुझे बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैं गुस्से में नौकर पर ही बरस पड़ी कि उसने मुझे सुबह ही क्यों नहीं बताया कि अनुज अपना सूटकेस लेकर सुबह सुबह घर से निकल गया है। मैं भागती हुई अनुज के कमरे में गई। जैसे ही मैंने उसकी अलमारी खोली तो मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अनुज की पूरी अलमारी खाली थी। वो अपना सारा सामान लेकर जा चुका था, मगर कहाँ गया ये कोई नहीं जानता था। मैं वापस अपने कमरे में आई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और अपने भाई को कैसे ढूंढूं। तभी उसी वक्त मम्मी का फोन आया। वो अपनी किसी दोस्त की किटी पार्टी में गई हुई थी और अब घर लौट रही थी। फिर उन्हें किसी दोस्त की सालगिरह की पार्टी में भी जाना था, इसलिए उन्हें मेरा डायमंड सेट चाहिए था, जो कुछ समय पहले ही पापा ने मुझे दिलाया था। मैंने जैसे ही अपनी अलमारी खोली तो मेरे शरीर से बची कुची ताकत भी खत्म हो गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मैंने अलमारी का दरवाजा पकड़कर खुद को गिरने से बचाया। मेरा सिर घूम रहा था और आंखों में आंसू भर आए थे। अनुज मुझे धोखा देकर मुझे बेवकूफ बनाकर जा चुका था। मेरी अलमारी में एक भी जेवर नहीं था। सोने और डायमंड के 3-4 सेट थे मेरे पास, और वो सारे के सारे लेकर जा चुका था। वहां बस एक कागज पड़ा था। मैंने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उस पर लिखा था, दीदी मुझे जाना होगा। मैं इस घुटन भरे घर में अब और नहीं रह सकता, और ऐसे माँ बाप के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता जिन्हें अपनी औलाद की खुशी से ज्यादा अपने सोशल स्टेटस की चिंता रहती है। मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं जी सकता। बहुत साल मैंने अपने दिल को मार कर जी लिया है, लेकिन अब मैं खुलकर जीना चाहता हूँ, जिंदगी को महसूस करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन दीदी, आपको मैं हमेशा याद रखूंगा, और आखिर में आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं आपके सारे जेवर लेकर जा रहा हूँ। जिंदगी बहुत मुश्किल होती है और उसे जीने के लिए मुझे ये जेवर बेचने पड़ेंगे। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वो सारी रात मेरे पास मेरे अपनेपन में नहीं बैठा था, बल्कि वो तो मेरे सोने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मेरी आंख लगी, वो अपने हाथ की सफाई दिखा गया था। मेरा खुद का भाई मेरी मोहब्बत का फायदा उठाकर मुझे धोखा दे गया था। मम्मी घर आ चुकी थी और मुझसे सेट मांग रही थी। मैं चुपचाप उनके सामने बैठी हुई पापा का इंतजार कर रही थी, जिन्हें मैंने फोन करके जल्दी घर आने को कहा था। मम्मी मेरी शक्ल देखकर समझ गई थी कि जरूर कोई बात है, इसीलिए उन्होंने बहुत कोशिश की मेरे मुंह से बात निकलवाने की, लेकिन मैं चुप बैठी रही। मुझे अनुज पर बहुत गुस्सा था, लेकिन ये मेरे गुस्से की पहली स्टेज थी। मैं जरा संभली तो मुझे अपने माँ बाप पर उससे ज्यादा गुस्सा आया, जिनकी वजह से अनुज इतना बड़ा फैसला करने पर मजबूर हो गया था। पापा आए तो अनुज का आखिरी खत मैंने उनके आगे फेंक दिया, जिसे पढ़कर पल भर के लिए वो परेशान हुए और फिर सख्त हो गए। उनके अंदर का बाप एक पुलिस वाले में दबकर रह गया था। वो हर चीज को पुलिस वाले की नजर से ही देखने लगे थे और फौरन ही उन्होंने अनुज की तलाश शुरू करवा दी थी। मम्मी तो सिर पकड़कर बैठी थी। इतना ज्यादा जेवर गायब हो जाने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि वो मेरी माँ है। वो माँ हो ही नहीं सकती थी। माएं ऐसी नहीं होती जैसी वो थी। अपने बेटे के चले जाने से ज्यादा उन्हें उन जेवरों की फिक्र थी जो वो लेकर गया था। मुझे तो सिर्फ अपना भाई चाहिए था। ऐसे कई जेवर मैं उसकी नजर उतारने पर ही बार सकती थी। पापा ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, अपने सारे जान पहचान वाले लोगों को लगा दिया, लेकिन अनुज को ना मिलना था और ना वो मिला।
तलाश करने से तो वो लोग मिल जाते हैं जो गुम हो जाएं। वो गुम नहीं हुआ था, बल्कि अपनी मर्जी से गया था। वो ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। फिर वो ना मिला, जाने जमीन निकल गई या आसमान खा गया। फिर उसे मैंने कभी नहीं देखा। उसकी याद में रोते बिलखते दिन गुजरते चले गए। मुझसे ज्यादा तो उसे दादी याद करती थी, और उसे याद करते करते ही एक दिन दादी दुनिया से चली गई। मैं भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। 2 ही लोग थे मेरे, और दोनों ही मुझसे दूर हो गए थे। पापा पर अनुज के जाने का थोड़ा सा असर तो पड़ा था, और दादी के जाने के बाद वो अजीब परेशान से रहने लगे थे। मगर मम्मी पर कोई असर नहीं हुआ था। वो वैसी ही जिंदगी जी रही थी जैसी पहले जीती थी, और वैसे ही घर में तूफान खड़ा किए रखती थी। वो उदास होती भी क्यों? उनका तो कुछ नहीं गया था, नुकसान तो हमारा हुआ था। काफी दिनों तक मैं दुख में डूबी रही, और पापा भी छुट्टी लेकर उदास से घर में रहे। फिर पापा ने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया, और मैंने खुद को अपनी पढ़ाई में लगा लिया। मगर दादी और अनुज मुझे बहुत याद आते थे। उन्हें याद करते करते मैं तड़प कर रोने लगती थी। मैंने अनुज को ढूंढने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, यहाँ तक कि मैं उस बदनाम इलाके में भी गई थी, लेकिन मुझे अनुज का पता कहीं से भी नहीं चला। आखिर मैंने भी उसकी जुदाई को मान लिया। हालात जैसे भी हो, वक्त गुजर ही जाता है, चाहे रोते रोते या हंसते हंसते। मेरा वक्त भी गुजर रहा था। सुबह मैं यूनिवर्सिटी चली जाती और फिर कोचिंग, और शाम को घर आकर अपने कमरे में ही रहती थी। महीनों गुजर जाते और मेरी मम्मी पापा से मुलाकात नहीं हो पाती थी। सच तो ये था कि मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहती थी। मैं खुद भी उनसे दूर दूर ही रहने की कोशिश करती थी। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई, तो मैंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया था, और अपना ज्यादातर वक्त अपने आउटलेट पर ही बिताने लगी थी। हर गुजरते दिन के साथ मुझे यही उम्मीद रहती थी कि एक दिन अनुज वापस आ जाएगा। लेकिन 7 साल गुजर गए और अनुज नहीं आया। मम्मी पापा मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैं किसी भी हालत में तैयार नहीं थी, इसलिए वो भी चुप हो गए। हम तीनों अपनी अपनी जिंदगी में लगे हुए एक ही घर में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर थे। उन्हीं दिनों घर में अजीब सा माहौल महसूस होने लगा था। पहले मम्मी की चीखने चिल्लाने की आवाजें आया करती थी, लेकिन अब पापा किसी न किसी बात पर चिल्लाते रहते थे। उनकी आवाजें मेरे कमरे तक आती तो मैं तकिया कानों पर रखकर लेट जाती थी। मैं नहीं जानना चाहती थी कि मेरे माँ बाप के बीच में क्या चल रहा है। फिर एक दिन मुझे खुद ही पता चल गया। जाने रात का कौन सा वक्त था, मैं सो रही थी जब मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मैं घबराकर उठ बैठी, और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने पापा को खड़ा पाया। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो बहुत घबराए हुए थे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मुझे देखते ही जल्दी से बोले, काजल, जल्दी से अपना सामान समेट, जो जरूरी है हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है। मैं हैरान होकर पापा से पूछना चाहती थी कि क्यों, लेकिन वो इतना कहकर चले गए थे। मैंने भी जल्दी से जल्दी अपना सामान बैग में भरने लगी। पापा के चेहरे से इतना तो समझ आ गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है। उड़ती उड़ती ऐसी कुछ खबरें मैंने सुनी थी कि किसी केस में मेरे पापा पर कोई कार्रवाई होने वाली है। शायद जांच वाले लोग कर रहे थे ये कार्रवाई, लेकिन मैंने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अपना बैग लेकर मैं बाहर निकली तो पापा ने जल्दी से मेरा सामान गाड़ी में रख दिया। मम्मी ने भी जल्दी जल्दी में 2-3 सूट निकालकर बैग में डाल लिए थे। पापा का भी एक बड़ा सा बैग था। हम तीनों गाड़ी में बैठे ही थे कि पापा ने हमारे तीनों के मोबाइल तोड़कर वहीं घर में फेंक दिए, और फिर हम एक ऐसी मंजिल की तरफ निकल पड़े जिसके बारे में हमें खुद भी ठीक से पता नहीं था। रास्ते में मम्मी शुरू हो गई और पापा को कोसने लगी। तभी मुझे समझ आया कि सरकार बदलने की वजह से बहुत से करप्ट लोगों पर मुसीबत आ गई है। नई सरकार ने पुराने करप्शन के केस खुलवा दिए थे और जांच शुरू हो चुकी थी। इनकम टैक्स वालों को पापा की बहुत सारी छुपी हुई संपत्तियों का पता चल गया था, और अब हमारे घर पर भी रेड पड़ने वाली थी। पापा को किसी तरह पहले ही खबर मिल गई थी, इसलिए वो हमें लेकर तुरंत घर से निकल आए। घर में जितनी नकदी थी पापा वो सब साथ ले आए थे, और मम्मी ने भी अपना सारा जेवर बैगों में भर लिया था। इतना पैसा और जेवर हमारे पास था कि आराम से बाकी की जिंदगी गुजर सकती थी। हमारी गाड़ी शहर से दूर जा रही थी, क्योंकि शहर में रहना अब खतरे से खाली नहीं था।
करीब 3 से 4 दिन तक लगातार सफर करने के बाद हम एक बहुत ही दूर के गांव में पहुंचे। पापा जानबूझकर इतने दूर आए थे ताकि कोई हमें ढूंढ ना सके। जैसे ही हम गांव पहुंचे, मम्मी का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। इतना छोटा सा गांव, कच्ची गलियां और साधारण लोग। मम्मी को ये सब अपनी बेइज्जती लग रहा था, लेकिन जब पापा ने उसी अंदाज में उन्हें समझाया तो वो चुप हो गई। जेल जाने से तो ये गांव ही बेहतर था, इसीलिए आखिरकार मम्मी को भी चुप रहना पड़ा। पापा ने गांव में एक ठीक ठाक सा घर किराए पर ले लिया और हम वहीं रहने लगे। हमें वहीं रहना था जब तक पापा के ऊपर चल रहा मामला ठंडा नहीं हो जाता। धीरे धीरे हम गांव की जिंदगी में रहने लगे। मम्मी को टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए था तो उन्होंने अपने रौब और ठाठ दिखाने का तरीका निकाल लिया। वो आए दिन तरह तरह के पकवान बनवाती और किसी न किसी के घर भिजवा देती ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मम्मी ने गांव में भी उन्हीं लोगों से दोस्ती बढ़ानी शुरू की जो थोड़े पैसे वाले और रसूखदार थे। गरीब लोगों से तो मम्मी को चिढ़ सी थी, खासकर हमारे पड़ोस में रहने वाली जूही से। जूही बहुत गरीब लड़की थी। वो गांव के कुछ घरों में बर्तन मांजने और छोटे मोटे काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। हमें घर के काम के लिए किसी की जरूरत थी तो मैंने मम्मी से कहा कि पड़ोस वाली जूही को काम पर रख लेते हैं। वो खुद कह रही थी कि उसे काम चाहिए, लेकिन मम्मी ने उसे बड़ी ही घृणा भरी नजरों से देखा और साफ मना कर दिया। उन्होंने किसी और को काम पर रख लिया। जूही मुझे अच्छी लड़की लगती थी। कई बार आते जाते मैंने उसे देखा था। वो बहुत सीधी और मेहनती थी, लेकिन मम्मी ने उसे काम पर नहीं रखा। सिर्फ मम्मी ही नहीं, मोहल्ले के बाकी लोग भी उससे दूरी बनाकर रखते थे। वजह थी उसका बीता हुआ अतीत। लोगों से मैंने सुना था कि जूही पहले एक तवायफ थी, लेकिन बाद में उसने शादी कर ली और यहाँ गांव में आकर बस गई। अब वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। उसने गलत रास्ता छोड़कर इज्जत की जिंदगी जीने की कोशिश की थी, मगर फिर भी लोग उसे अपनाने को तैयार नहीं थे। मम्मी भी उसी वजह से उससे चिढ़ती थी। मम्मी के दिल में एक और बात भी चुभी हुई थी, क्योंकि अनुज भी एक तवायफ के लिए हमें छोड़कर चला गया था। मम्मी ये बात आज तक भूल नहीं पाई थी। यही वजह थी कि वो जूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मैं अक्सर सोचती थी कि हमारा समाज भी कितना दोयम दर्जे का है। जूही अपने अतीत में एक तवायफ थी, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता था और ना उससे कोई भी रिश्ता रखना चाहता था। लेकिन जूही की जैसी मजबूर लड़कियां जिन्हें तवायफ बना दिया जाता है, जिनके पास इसी समाज के कई घरों के आदमी जो अपनी मर्जी से तवायफों के पास जाते थे, उनसे समाज में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, ना तो रिश्ता रखने में और ना ही बातचीत करने में। बल्कि वो तो बड़ी ही शान से सीना चौड़ा करके अपने घर वालों और समाज के बीच में रह रहे होते थे। मतलब जो औरत मजबूरी में ऐसा काम कर रही है, उस समाज को उससे बहुत नफरत थी। लेकिन वही एक आदमी जो अपनी मर्जी से सिर्फ मन बहलाने के लिए ऐसी जगहों पर जा रहा है, उसे किसी की नाक नहीं कट रही और ऐसे आदमी को उसके परिवार वाले भी हंसी खुशी एक्सेप्ट करते। यही है हमारे आज के समाज की सच्चाई, जहां सिर्फ औरतों में ही गलतियां दिखाई देती हैं। मम्मी जब भी कुछ अच्छा बनवाती तो पूरे मोहल्ले में बंटवा देती, लेकिन सिर्फ गरीब जूही के घर कभी कुछ नहीं भेजती थी। मैं मम्मी को बार बार समझाती थी कि पड़ोसियों का हम पर सबसे ज्यादा हक होता है। अगर हमारा कोई पड़ोसी भूखा सो जाए और हम पेट भरकर खाएं तो ये बहुत गलत बात होती है। इंसान को पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मम्मी ने मेरी बात कभी पहले मानी थी जो अब मानती? वो हमेशा अपनी ही मर्जी करती थी। इसलिए मेरे समझाने के बावजूद भी वो जूही के घर कभी कुछ नहीं भेजती थी। उन्हीं दिनों पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। पापा के सीने में हर वक्त दर्द सा रहने लगा था, तो मैं उन्हें पास के अस्पताल ले गई। लेकिन वहां वैसी सुविधाएं मौजूद नहीं थीं जिनके मेरे पापा आदी थे या जिनसे उनका अच्छे से इलाज हो पाता। मैंने पापा से कहा कि चलिए वापस शहर चलते हैं, लेकिन पापा ने अपनी सेहत पर तो समझौता कर लिया, मगर वापस जाने से साफ मना कर दिया। अगर वो वापस जाते तो शायद बहुत बुरी मौत मरते। इसीलिए उन्होंने ऐसे ही जीना बेहतर समझा। जिस जिंदगी के लिए उन्होंने इतना भ्रष्ट काम किया था, जिस जिंदगी को बचाने के लिए शहर छोड़कर इतनी दूर आ गए थे और जिस जिंदगी को बचाने के लिए
वापस ना जाने का फैसला किया था, उसे आखिर कोई नहीं बचा सका। एक रात पापा के सीने में बहुत तेज दर्द उठा और वही दर्द उनकी जान ले गया। इतना पैसा जो पापा ने इकट्ठा किया था, वो भी उनकी जान नहीं बचा सका, बल्कि उनकी मौत की वजह ही बन गया। हार्ट अटैक से पापा चल बसे तो जैसे मेरी दुनिया ही अंधेरी हो गई। पहली बार मैंने मम्मी को भी दुखी देखा था। कई दिनों तक हमारे घर में मातम जैसा माहौल रहा, जिसे एक दिन मम्मी ने ही खत्म कर दिया और बोली, जिंदगी किसी के जाने से खत्म तो नहीं हो जाती ना, इसीलिए अब जीना शुरू करते हैं। जितनी जल्दी पापा की मौत के सदमे से मम्मी बाहर आ गई थी, उतनी जल्दी तो मैं भी नहीं निकल सकती थी। हालांकि मेरा पापा से इतना गहरा लगाव भी नहीं था, लेकिन फिर भी दिल को दुख तो था ही। मम्मी वाकई अजीब किस्म की औरत थी। उनका दिल जैसे ऐसा था ही नहीं जो किसी के जाने पर ज्यादा देर तक दुखी रहे। मम्मी ने पापा की आत्मा की शांति के लिए हर गुरुवार को घर में भोग लगवाना शुरू कर दिया था। हर गुरुवार हमारे घर में 3-4 तरह के पकवान बनते, जो पापा के नाम पर लोगों में बांटे जाते, लेकिन उन लोगों को जिनके घरों में पहले से ही खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मैं मम्मी से कई बार कहती कि अगर सच में पापा की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना है तो ये खाना गरीबों में बांट दीजिए, लेकिन मम्मी अपने अमीर दोस्तों को खुश करने में लगी रहती थी। किसी गरीब के घर कभी हमारे यहाँ से खाने का एक दाना तक नहीं गया था। एक गुरुवार को मम्मी ने फिर से भोग तैयार करवाया तो मैंने उनसे कहा कि पड़ोस में जूही के घर भी थोड़ा सा खाना भेज दीजिए, लेकिन मम्मी ने घृणा से मुंह बनाया और बोली, मैं भले घरों में भोग भेजूंगी, उस औरत के घर नहीं। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। उस गुरुवार मोहल्ले के लगभग हर घर में खाना भेजा गया, लेकिन जूही के घर नहीं भेजा गया। जब मैंने मम्मी से पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो वो बोली, मैं ये सब अपने पति की आत्मा की शांति के लिए कर रही हूँ। उस औरत के घर भोग देने से क्या फायदा, उसका तो अपना ही कोई ठिकाना नहीं। मम्मी को धर्म और पाप पुण्य की इतनी चिंता करते देखकर मुझे अंदर ही अंदर हंसी भी आई थी। हर इंसान की तरह वो भी सब कुछ करके खुद को बहुत अच्छा इंसान समझती थी और बाकी सबको गलत। मम्मी ने जूही के घर भोग नहीं भेजा था तो थोड़ी देर बाद जूही की 2 बेटियां हमारे घर आ गईं। एक लगभग 6 साल की थी और दूसरी 4 साल की। उन दोनों को देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हो गया था। वो छोटी छोटी मासूम बच्चियां थीं जिनका जिंदगी पर पूरा हक था, लेकिन गरीबी ने उन्हें बहुत मुश्किल हालात में डाल दिया था। उनके कपड़े भी बहुत पुराने और फटे हुए थे और हाथ में एक प्लेट पकड़े हुए वो बहुत ही झिझकते हुए खड़ी थी। शायद बहुत मजबूरी में ही आई होंगी, क्योंकि जूही ऐसी औरत नहीं थी जो किसी से मांग कर अपने बच्चों को खिलाए। उनमें से बड़ी बच्ची बोली, दीदी, मम्मी को काम से निकाल दिया है, हमें 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला। क्या आप हमें थोड़ा सा खाना दे देंगी जो आपकी मम्मी ने सबको दिया है? 6 साल की उस मासूम बच्ची की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें खाना देती, मम्मी वहां आ गईं और बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों छोटी छोटी बच्चियों को डांटकर और मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरा दिल जैसे टूट कर रह गया था मम्मी के इस व्यवहार से, लेकिन मैं उस वक्त कुछ कर भी नहीं सकी। वो दोनों बच्चियां रोती हुई वहां से चली गईं। मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मम्मी से कुछ कहना बेकार था, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गई। जैसे ही मम्मी अपने कमरे में गईं, मैंने जल्दी से एक बर्तन में खाना भरा और चुपके से घर से निकल आई। जब मैं जूही के घर के दरवाजे के पास पहुंची तो अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। यकीनन वो भूख की वजह से रो रहे थे। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर गई ताकि बच्चों को खाना देकर चुप करवा सकूं, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे हाथों से खाने का बर्तन छूटकर जमीन पर गिर गया और मेरा दिल जैसे बैठ गया। मैं कांपती हुई टांगों पर बड़ी मुश्किल से खड़ी उस मंजर को देखती रही, जिसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा दिल जैसे धड़कना ही बंद कर देता अगर मुझे उसी पल होश न आता। मेरी नजर बच्चों पर गई जो भूखी निगाहों से गिरे हुए खाने को देख रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं वहीं खड़ी खड़ी मर जाऊंगी। मैं तुरंत बाहर की तरफ भागी और अपने घर आकर जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और फिर वापस जूही के घर पहुंच गई।
जूही मुझे देखकर हैरानी से देख रही थी। उस वक्त अगर कोई मुझे देखता तो जरूर हैरान हो जाता, क्योंकि मेरे चेहरे का सारा खून जैसे उतर गया था और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा था और आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं घुटनों के बल उस टूटी फूटी चारपाई को पकड़कर बैठती चली गई, जिस पर लेटा हुआ इंसान भी मुझे पहचान चुका था और जोर जोर से रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसका पूरा शरीर सुन्न था। वो हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसका दर्द उसकी आंखों से साफ दिखाई दे रहा था। मेरा दिल जैसे कटने लगा था, क्योंकि वो मेरा भाई था, वो मेरा अनुज था, जिसे मैंने माँ बनकर पाला था, जिसने जिंदगी में कभी आराम के बिना दिन नहीं गुजारा था और आज एक टूटे फूटे छोटे से घर की टूटी फूटी चारपाई पर भूखा प्यासा पड़ा था। मैंने तो हमेशा भगवान से यही दुआ की थी कि वो जहां भी रहे खुश रहे। फिर वो इस हालत में क्यों था कि मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था। 1 साल होने वाला था मुझे इस मोहल्ले में आए हुए, और मेरे पड़ोस में कौन रहता है मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की थी। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि काश मुझे पहले पता होता तो मेरा भाई इतनी तकलीफ में नहीं होता। मैंने जूही को सहारा देने को कहा और अनुज को गाड़ी में बिठाया। जूही और उसकी 2 बेटियां भी साथ ही गाड़ी में बैठ गईं। जूही समझ रही थी कि मैं हमदर्दी में ये सब कर रही हूँ, लेकिन मैं तो प्यार में कर रही थी। मेरा भाई ही मेरा सब कुछ था। उसे इस तरह तड़पते देखना मेरे लिए मौत जैसा था। मैं उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज शुरू हो गया। बच्चियों और जूही को मैंने पास के एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। बच्चियां जिस तरह खाने पर टूट पड़ी थीं, उन्हें देखकर मुझे खुद पर अफसोस हुआ। भले ही मैं मम्मी को उनकी मदद करने के लिए राजी नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं खुद तो मदद कर सकती थी ना। मैं भी उन लोगों जैसी ही निकली जो दूसरों को सीख देते रहते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने खुद कुछ नहीं किया। मैं यही सोचती रही कि अगर मम्मी मदद नहीं कर रही थी तो मैं उन्हें बेरहम समझ रही थी, लेकिन अगर मैं इतनी ही दयालु थी तो मैं भी तो मदद कर सकती थी। लेकिन मेरा दिल तब तक पूरी तरह मदद के लिए तैयार नहीं हुआ था, जब तक मैंने अपने भाई को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख लिया था। मैंने जूही को सब बता दिया और उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ। उसने जो कुछ बताया वो मेरे पैरों तले से जमीन खींच लेने के लिए काफी था। मैं जैसे पत्थर की तरह बैठी रह गई थी, अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी और उसकी बातों पर यकीन करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। हमेशा वही क्यों होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। अनुज जब घर से निकला था तो वो मेरे जेवर भी साथ ले गया था। जूही एक मासूम लड़की थी जो अपने ही लोगों के धोखे से गलत जगह पर पहुंच गई थी, लेकिन उससे पहले कि कोई उसे और बर्बाद कर देता, अनुज की नजर उस पर पड़ गई थी। अनुज ने पहली ही मुलाकात में उससे शादी करने का फैसला कर लिया था। उसने अपने फैसले के बारे में हमें भी बताया था, लेकिन मम्मी और पापा नहीं माने तो उसने अपनी मोहब्बत खुद हासिल करने का फैसला कर लिया। उसे पता था कि घर छोड़ने के बाद सबसे बड़ी परेशानी पैसों की होगी, इसलिए वो अपनी सेविंग्स के साथ साथ मेरी ज्वेलरी भी ले गया था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। जूही को उस गलत जगह से निकालकर अनुज शहर छोड़कर दूसरे शहर में बस गया था। वहां उसने एक छोटा सा ढाबा खोल लिया था और जूही और अनुज दोनों अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रहे थे। कुछ समय बाद उनकी एक छोटी सी बेटी भी हो गई थी और जूही दोबारा से मां बनने वाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक उनके ढाबे पर हमला हो गया। कुछ लोग आए और उन्होंने ढाबा जला दिया, घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। घर में जो हंगामा हो रहा था उससे जूही को नुकसान हो सकता था, क्योंकि वो गर्भवती थी। इसीलिए अनुज बीच बचाव करने के लिए आगे आया तो उन बदमाशों ने उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने इतना मारा कि अनुज खून से लथपथ हो गया। जब वो बेहोश होकर गिर पड़ा तो उन बदमाशों ने किसी को फोन करके कहा कि काम हो गया है। जूही, जो अनुज के लगभग बेहोश शरीर के पास बैठी रो रही थी, उसने उन बदमाशों के मुंह से उस इंसान का नाम सुन लिया जिसने ये सब करवाया था, और ये सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बहुत डर गई थी। वो किसी तरह अनुज को अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक उसका शरीर लगभग सुन्न हो चुका था। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी जो जूही के पास नहीं थे, क्योंकि वो बदमाश बाकी बची हुई सारी ज्वेलरी भी लूट कर ले गए थे जो अनुज मेरे घर से लेकर गया था।
जूही अनुज का इलाज नहीं करवा सकती थी, लेकिन उसे जिंदा रखना चाहती थी। इसीलिए उसने वो शहर भी छोड़ने का फैसला कर लिया। अस्पताल में एक दयालु नर्स ने तरस खाकर अपने शहर से दूर अपने छोटे से घर में उसे रहने को कह दिया। जूही को और क्या चाहिए था। वो अनुज और अपनी बेटी सिया को लेकर वहां आ गई। उसकी छोटी बेटी रिया भी वहीं पैदा हुई। थोड़े बहुत जो पैसे थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए। जूही ने काम ढूंढना शुरू कर दिया और फिर छोटे मोटे काम करके किसी तरह गुजर बसर करने लगी। लेकिन जिस नर्स ने उसे घर दिया था, उसे अपनी भलाई का ढिंढोरा पीटने का बहुत शौक था। वो हर जगह अपनी नेकियों की बातें करती फिरती थी। उसी चक्कर में उसने पूरे मोहल्ले में बता दिया था कि जूही पहले एक बदनाम औरत थी, जिस पर तरस खाकर उसने अपने घर में जगह दी है। उस दिन के बाद लोगों का रवैया बदल गया। लोगों ने उसका सम्मान करना छोड़ दिया। कई औरतों ने उसके घर आना जाना बंद कर दिया और कुछ बड़े घरों ने तो उसे काम से भी निकाल दिया। जिंदगी उसके लिए पहले ही मुश्किल थी, अब और ज्यादा कठिन हो गई थी। किसी तरह वो दिन काट रही थी, लेकिन 2 दिन पहले मेरी मम्मी के कहने पर उस औरत ने भी जूही को काम से निकाल दिया, जहां पर वो काम करती थी। अब हालत ये हो गई थी कि जूही और उसकी दोनों बेटियां सिया और रिया कई कई वक्त भूखी रहने लगी थी। मैं जूही की बातें सुन रही थी और जैसे मेरे होश उड़ गए थे। दिमाग सुन्न पड़ गया था और आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। जूही ने जो सच बताया था, उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। मैं अचानक उठी और जूही को वहीं पर छोड़कर तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागी। गाड़ी स्टार्ट करके सीधे घर पहुंची। घर में नौकरानी वो सारा खाना फेंक रही थी जो पूजा के बाद बच गया था। मम्मी ने उसे कह दिया था कि बचा हुआ खाना बाहर फेंक दे। मम्मी से ये नहीं होता था कि वो वही खाना किसी जरूरतमंद को दे दें। अपने से कम हैसियत के लोगों को तो वो मिट्टी का खिलौना समझती थी। वो नौकरानी पर चिल्ला चिल्लाकर उसे खाना फेंकने को कह रही थी। मैं उनकी आवाज अनसुनी करके सीधे उनके कमरे में चली गई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और दिल बस यही कह रहा था कि काश जो मैंने सुना है वो सब झूठ हो। लेकिन अगले ही पल मैं खुद को संभाल कर खड़ी हो गई, क्योंकि कुछ भी झूठ नहीं था, सब सच था। मेरा दिल जैसे कई टुकड़ों में टूट चुका था और मैं जोर जोर से रोने लगी। कारपेट पर बैठी मैं हिचकियां लेकर रो रही थी, तभी मम्मी कमरे में आईं। मुझे उस हालत में देखकर वो घबरा गईं। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, मैंने उनका बैग उनके सामने फेंक दिया, जिसमें वो सारी ज्वेलरी पड़ी थी जो अनुज मेरे पास से लेकर गया था और जिसे उसके घर से कुछ बदमाश उठा ले गए थे अपने मालिक के कहने पर। मुझ में कुछ कहने की ताकत ही नहीं बची थी। मैं बस रोती जा रही थी और सोच रही थी कि क्या कोई माँ इतनी पत्थर दिल भी हो सकती है, जैसी मेरी और अनुज की माँ थी। मैंने रोते रोते कहा, माँ इतनी बेरहम तो नहीं होती, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता था कि अनुज कहाँ है और हम उसके लिए तड़पते रहे। वो आपका बेटा था माँ, फिर आपने उसे मारने की कोशिश क्यों की? क्या कोई अपनी औलाद के साथ ऐसा भी कर सकता है? मैं सिसक सिसक कर रो रही थी और वो सामने सोफे पर बैठ गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि मैं सब जान चुकी हूँ, इसीलिए अब कुछ छुपाने का फायदा नहीं था। वो मेरी तरफ देखकर जो बोली उसे सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। उन्होंने कहा, नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है। मेरी औलाद तो सिर्फ तुम हो। मैंने सिर्फ तुम्हें जन्म दिया है। वो कौन है? उसकी माँ कौन थी कोई नहीं जानता। तुम्हारे पापा उसे कचरे के ढेर से उठाकर घर ले आए थे। एक ही रात में उसे इतना प्यार हो गया कि उन्होंने उसे अनाथालय भेजने से मना कर दिया और अपना बेटा भी बना लिया। लेकिन अनुज ने क्या किया? वो एहसान फरामोश निकला। हमारे ही पैसों पर पल कर हमें ही धोखा देकर ज्वेलरी लेकर भाग गया। इसके बाद मैं उसका चेहरा भी नहीं देख सकती थी। मैं उसे उसकी बेवफाई की सजा देना चाहती थी। मैं उससे वो ज्वेलरी वापस लेना चाहती थी, इसलिए मैंने वो सब किया। वो इसी लायक था। मम्मी को जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो बड़े ही गर्व से ये सब कह रही थी। मेरे कानों में बस यही गूंज रहा था कि अनुज मेरा सगा भाई नहीं है। लेकिन सगा नहीं था तो क्या हुआ? वो मेरा भाई ही था, मेरी जान का टुकड़ा था। उसी पल मुझे पहली बार लगा कि पापा ने बहुत बड़ी गलती की थी, मम्मी की हर सही गलत जिद पूरी करके।
मम्मी को पैसों की नहीं बल्कि इलाज की जरूरत थी। वो दिमाग से बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और शायद सच में ठीक नहीं थी। मैंने रोते रोते कहा, वो मरा नहीं है, आपके हमले से वो जिंदा बच गया है। पड़ोस में रहने वाली गरीब जूही उसकी ही पत्नी है। वो बहुत बीमार है, लेकिन मैं उसका इलाज करवाऊंगी और उसे ठीक कर दूंगी। और आप अपनी शान और शौकत, पैसे और ज्वेलरी के साथ रहिए। मुझे आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। बहुत जल्द मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी ताकि इस शर्मिंदगी से दूर रह सकूं। इतना कहकर मैं वहां से निकल आई। पीछे से मम्मी मुझे आवाजें देती रहीं, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सीधे अस्पताल पहुंची और उसी दिन से अनुज के पास रहने लगी। वो इतने समय से बीमार था, उसे ठीक होने में वक्त लगना ही था और अच्छा इलाज किसी बड़े शहर में ही हो सकता था। मैं अपने पुराने शहर वापस नहीं जा सकती थी। मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने पापा के किए की वजह से सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाती रहूं। इसलिए मैंने एक दूसरे शहर में रहने का इंतजाम किया और अनुज के इलाज की भी व्यवस्था कर दी। फिर मैं, अनुज, जूही और जूही की 2 बेटियों को लेकर मम्मी को वहीं छोड़कर आ गई। मम्मी मुझे पुकारती रही, बार बार आवाजें देती रहीं, लेकिन उनकी किसी भी पुकार पर मेरे दिल ने पीछे मुड़कर जाने की इजाजत नहीं दी। उन्हें हमेशा पैसे की ही पड़ी रही थी और उसी लालच में उन्होंने अपने हाथों से सब कुछ खो दिया था। जब मैं शहर आई तो अनुज का इलाज अच्छे से शुरू हो गया था। मेरे पास जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था, उसी से मैंने और जूही ने मिलकर खाने का एक छोटा सा काम शुरू कर दिया। हम दोनों अपनी मेहनत से ऐसा काम खड़ा करना चाहती थी जिससे हमारा घर चल सके और अनुज भी ठीक हो सके। धीरे धीरे अनुज की तबीयत भी संभलने लगी और हमारा काम भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। जैसे तैसे वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब अनुज बिल्कुल ठीक हो गया और उसी दिन हमने अपने छोटे से ढाबे को एक अच्छे रेस्टोरेंट में बदलने की शुरुआत कर दी। मम्मी के लिए वो सगा नहीं था, लेकिन मेरे लिए वो मेरे सगे से भी बढ़कर था। वो मेरा भाई था, मेरा जिगर का टुकड़ा था, जिसके लिए मैं सारी दुनिया को दांव पर लगा सकती थी। उसके लिए मैं किसी से भी लड़ सकती थी। मैं बस उसे फिर से हंसते मुस्कुराते देखना चाहती थी और इसके लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मैंने अपनी जान लगाकर अपने भाई को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अब वो भी काम में मेरा हाथ बटाने लगा था। जूही की 2 बेटियां सिया और रिया भी अब स्कूल जाने लगी थी। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। जो कुछ उनका हक था, मैंने उन्हें देने की पूरी कोशिश की थी। अनुज की खुशी देखकर मुझे भी खुश रहना सीखना पड़ा था। सच कहूं तो अब मैं भी खुश रहने लगी थी। मुझे अपने भाई को जिंदा, हंसता और आगे बढ़ता देखकर बहुत सुकून मिलता था और मैं हर दिन भगवान से उसके लंबे और खुशहाल जीवन की दुआ करती थी। फिर एक दिन खबर मिली कि मम्मी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। मैं जानती थी कि वो अंदर से टूट चुकी हैं और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो अपना होश खो देंगी। वो मेरी मम्मी थी। उनसे नफरत करने के बावजूद मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए मैंने उन्हें एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया ताकि उनका इलाज हो सके। कुछ समय बाद जब वो वहां से ठीक होकर बाहर आई तो वो पहले से काफी बदली हुई और शांत औरत बन चुकी थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकूं। जो मेरा फर्ज था, मैंने उसे पूरी ईमानदारी से निभा दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान के लिए पैसा और दिखावा कभी भी रिश्तों और इंसानियत से बड़ा नहीं होता। जब इंसान लालच में आकर सिर्फ पैसे के पीछे भागने लगता है तो धीरे धीरे वो अपने ही लोगों से दूर हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता। काजल की मम्मी को हमेशा ज्यादा पैसे और शान और शौकत चाहिए थी, लेकिन उसी लालच में उन्होंने अपने परिवार की खुशी और अपने बेटे का प्यार खो दिया। वही काजल ने ये साबित किया कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। अनुज उसका सगा भाई नहीं था, फिर भी उसने उसे अपने सगे भाई से बढ़कर प्यार दिया और उसकी जिंदगी को फिर से संभाल लिया। इस कहानी से ये भी समझ आता है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को समय और प्यार नहीं देते तो बच्चे अंदर से टूटने लगते हैं और गलत फैसले भी ले सकते हैं। साथ ही हमें ये भी सीख मिलती है कि किसी इंसान को उसके अतीत या उसकी गरीबी से नहीं आंकना चाहिए। जैसे जूही को समाज ने उसके पुराने जीवन की वजह से ठुकरा दिया, जबकि वो मेहनत से इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी। आखिर में यही सच सामने आता है कि इंसानियत, प्यार और दया ही
सबसे बड़ी दौलत है। जो इंसान दूसरों का दर्द समझता है और मुश्किल समय में अपनों का साथ देता है, वही असली मायनों में अच्छा इंसान होता है और जिंदगी में सच्ची खुशी भी उसी को मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से लिखी गई है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी व्यक्ति या परिस्थिति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में इंसानियत, रिश्तों की अहमियत और सही मूल्यों का संदेश देना है। धन्यवाद।